नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। बात ऐसी हो जो सीधे आप तक पहुंचे, मुद्दे ऐसे हो जो सीधे आपसे जुड़े हों। अक्सर खबरों के शोर में हमारे आपके काम की बातें पीछे छूट जाती हैं, कुछ बदलने की हमारी कोशिशें अधूरी रह जाती हैं। तो नए अंदाज में कुछ कहने, कुछ सुनने और बहुत कुछ समझने की करेंगे कोशिश। इस शो में बात ऐसी होगी कि आप भी कहेंगे ये हुई ना बात। आज के दौर में सोशल मीडिया का दायरा इतना बढ़ गया है कि लोगों का संसार इसमें सिमटता हुआ नजर आता है। ये एक ऐसा माध्यम बन चुका है जिसके जरिए लोग शोहरत भी बटोरना चाहते हैं और कमाई भी करना उनका मकसद है। लिहाजा इसके लिए बेसिर पैर का कंटेंट बनाने और फेक न्यूज फैलाने से भी परहेज नहीं किया जाता। ऐसा करने वाले लोग किसी की भी प्राइवेसी का ध्यान नहीं रखते। ऐसे कई मामले फिल्म या खेल जगत की बड़ी हस्तियों के साथ सामने आ चुके हैं। सेलेब्स के साथ साथ उनके बच्चों को भी नहीं बख्शा जाता। और यह मामला केवल सेलेब्स और स्टार किड्स से जुड़ा नहीं है, बल्कि आम लोगों की निजता और उनके बच्चों के सम्मान का भी यह विषय है। ऐसे में जरूरी है कि फेक न्यूज के व्यूज के चक्रव्यूह को तोड़ा जाए। जरूरत है सावधान और जागरूक रहने की। कैसे हम जागरूक हो सकते हैं और कैसे इस फेक न्यूज के चक्रव्यूह को भेज सकते हैं, जानेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पूरा पैनल चर्चा के लिए मौजूद रहेगा। मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इंटरनेट ने दुनिया को ग्लोबल विलेज में बदल कर रख दिया है। सोशल मीडिया का दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया ने आम लोगों को एक मंच दिया है जिसके जरिए कोई भी अपने विचार, कला और हुनर को दुनिया तक पहुंचा सकता है। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल गलत नजरिए को सामने रखने के लिए किया जाता है, जब इसके जरिए दूसरों के बारे में गलत धारणाएं गढ़ी जाती हैं और झूठी जानकारी फैलाई जाती है। वैसे तो फेक न्यूज की मार से कोई भी सुरक्षित नहीं, लेकिन सेलिब्रिटीज और उनके बच्चों के बारे में सोशल मीडिया पर ढेरों बातें कही और सुनी जाती हैं। झूठ के पुलिंदे ऑनलाइन सर्कुलेट किए जाते हैं। इससे उनकी निजता का हनन तो होता ही है, साथ ही लोगों के बीच उनको लेकर गलत धारणाएं भी बनने लगती हैं। और इसकी मुख्य वजह जो सामने आती है वो है इंटरनेट पर अपनी वीडियो को हिट करवाने की होड़। वीडियो जितना हिट होगा उतनी मोटी कमाई होगी। सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो हिट करवाने की होड़ में कुछ लोग मर्यादाओं को भी ताक पर रख देते हैं। कुछ दिन पहले इसी मसले पर कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। असल में कुछ दिन पहले यूट्यूब पर अमिताभ बच्चन की पोती अभिषेक और ऐश्वर्या की बेटी आराध्या बच्चन की सेहत को लेकर फेक न्यूज चलाई गई थी, जिसमें आराध्या को गंभीर रूप से बीमार बताया गया। इसके बाद इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। इस मामले पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख दिखाया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फटकार लगाई और आराध्या से जुड़े ऐसे सभी वीडियो को तुरंत हटाने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि हर बच्चे को सम्मान का अधिकार है, चाहे वो सेलिब्रिटी का बच्चा हो या फिर आम आदमी का। विशेष रूप से बच्चे के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में गलत जानकारी फैलाना कानून के लिए असहनीय है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस तरह के वीडियो के प्रसारण पर रोक लगाने का आदेश दिया। What is important in this order and most the landmark issue is that children must be treated with dignity and parity and respect. दिल्ली हाईकोर्ट के रुख से सोशल मीडिया को सख्त मैसेज मिल गया है। भ्रामक और झूठे समाचारों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से फैलाने पर कोई स्पष्ट कानून नहीं है। सिंगापुर में इससे संबंधित कानून प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑनलाइन फॉल्सहुड्स एंड मैनिपुलेशन एक्ट है और उसमें कड़ी सजा का प्रावधान है। इसको रोकने में प्रभावी है। यह मामला सिर्फ आराध्या का नहीं है, बल्कि सभी बच्चों का है। इसलिए शोहरत और पैसे कमाने के लिए बेसिर पैर की खबरें तैयार करने वाले इन लोगों पर नकेल कसना जरूरी है।
साथ ही जरूरी है कि हम बच्चों को सावधान करें, उन्हें जागरूक करते रहें। सोशल मीडिया के वर्चुअल संसार में बच्चों को इसके दुष्प्रभाव से बचाने के लिए उनकी काउंसलिंग भी बेहद जरूरी हो जाती है। ये एक ऐसा मसला है जिसमें परिवार की भी भूमिका है, सरकार की भी भूमिका है और इस मामले में सोशल मीडिया के कर्ता धर्ताओं की भी जिम्मेदारी तय करना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अपने मेहमानों से आपका हम परिचय करा दें। हमारे पास इस समय मौजूद हैं देश के जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी। इसके अलावा हमारे साथ चर्चा में मौजूद रहेंगे अटल दुबे जी, जो कि हाईकोर्ट में लॉयर हैं। इसके अलावा शर्लिन चोपड़ा हमारे साथ रहेंगी, जो कि अभिनेत्री हैं जानी मानी। इसके अलावा हमारे साथ रहेंगे संदीप वोहरा जी, साइकोलॉजिस्ट हैं। सभी मेहमानों से चर्चा की शुरुआत अब हम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा पवन दुग्गल जी का। पवन जी, जो हालिया मामला है आराध्या वाला, जिससे जुड़ी कोर्ट की सख्ती सामने आई है, कोर्ट ने आदेश जारी किया है, लेकिन लोगों के जहन में सवाल यह है कि कहीं ये एक मामले भर तक सीमित ना रह जाए, ये नजीर बने और इसमें सुधार हो। क्या आप गुंजाइश देखते हैं कि आगे इसमें सुधार होगा, इस किस्म की जो घटनाएं होती हैं? देखिए, ये जो फिलहाल घटना सामने आई है अभी इसलिए हाईलाइट हो गई है क्योंकि आपके सामने एक सेलिब्रिटी का बच्चा आकर कोर्ट में गुहार दे रहा है। वास्तविक तौर पर हम देख रहे हैं कि भारतीय बच्चे और उनका बचपन फिलहाल अभी ये बहुत खतरे में है। उसका कारण यह है क्योंकि होड़ पैसे की है, होड़ टीआरपी की है, होड़ अपना वीडियो वायरल करने के लिए है। उस संदर्भ में लोग जो कुछ मर्जी चाहते हैं सो वो करते हैं। कानून की कमी तो यहाँ है ही है। भारत के पास बच्चों का संरक्षण करने के लिए इस दिशा में कोई स्पेसिफिक कानून मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि भारत का जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून है सन 2000, वो भी इसके प्रावधानों को लेकर चुप्पी साधे हुए है। हालांकि केंद्र सरकार अब लगातार तत्पर तैयार है कि बच्चों की इन चुनौतियों को डील किया जाए। इसलिए अभी केंद्रीय सरकार आईटी रूल्स 2021 लेकर आई हैं, जिनका लेटेस्ट अपडेशन हुआ है 6 अप्रैल 2023 में। और इन अपडेटेड रूल्स का सीधा तात्पर्य यह है कि अब सर्विस प्रोवाइडर्स को बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा ताकि वो अपने प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसी चीज प्रकाशित न कर दें जिससे बच्चों की जो ग्रोथ है या उनकी मानसिक डेवलपमेंट पर थोड़ा बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। फिलहाल ये जो फैसला है अत्यंत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है एक रास्ता दिखा रहा है आने वाले समय में किस दिशा में केस लॉ इस दिशा पर बदलेगा। पवन जी, लेकिन यहां पर ये जो समस्या है इसके 3-4 सिरे नजर आते हैं। एक तो वो जो पीड़ित है, एक वो जिसने कंटेंट तैयार किया, एक वो जिसके प्लेटफॉर्म पर कंटेंट को अपलोड किया गया। अब यहां पर आती है बात फिल्ट्रेशन की। फिल्ट्रेशन करना, ये इस कोर्ट के आदेश में भी कहा गया है कि अगर आप मुनाफा कमा रहे हैं तो आप चौकन चीज को कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आप मुनाफा कमा रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन ये जिम्मेदारी तय हो, ये सुनिश्चित हो कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं। ऐसा कोई मैकेनिज्म आपको फिलहाल देश में नजर आता है? देखिए, ऐसा कोई मैकेनिज्म है नहीं। उसका कारण यह है कि कानून में ही विरोधाभास है। कानून में आईटी रूल्स और आईटी एक्ट स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि साहब, हे सर्विस प्रोवाइडर, अगर तुम सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहते हो तो आप कोई मॉडरेशन नहीं करेंगे, आप कोई नियंत्रण या एडिटोरियल कंट्रोल नहीं करेंगे। जैसे आप एडिटोरियल कंट्रोल करेंगे, जो आपको इंटरमीडियरी की सुरक्षा कवच प्रदान की जा चुकी है वो आपसे छीन ली जाएगी। यही कारणवश है कि अधिकांश जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं एडिटोरियल कंट्रोल नहीं करना चाहते, लेकिन उसका सीधा नकारात्मक प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कानून में आपको हेरबदल करने की आवश्यकता होगी। आप कह नहीं सकते कि साहब मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, मेरे प्लेटफॉर्म पे जो गदर मच रहा है मचेगा, मैं आंखें बंद करके बैठा हूंगा। ऐसे आपकी ना तो जिम्मेवारी है ना ही आपका मॉरल दायित्व है। लिहाजा अगर हम कानून में ज्यादा स्पष्ट डाल लें प्रावधान और इस दिशा में स्पेसिफिकली इंश्योर करें कि हर सर्विस प्रोवाइडर हर भरसक प्रयास करेगा कि बच्चों की मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े किसी प्रकार के कंटेंट से जो प्रकाशित किया जा रहा है, तो मुझे लगता है एक सही दिशा में हम सही कदम उठा पाएंगे। मैं अटल जी का रुख करना चाहूंगा यहाँ पर। अटल जी, जो 2 पॉइंट्स यहाँ पे पवन जी ने बताए, उन्होंने कहा कि एडिटोरियल इंटरफेरेंस का मसला आता है जिसमें सर्विस प्रोवाइडर को एक आड़ मिल जाती है कि वो अपनी जिम्मेदारी को किनारे कर दे, दरकिनार कर दे कि भाई हम एडिटोरियल इंटरफेरेंस नहीं करना चाहते, पहली चीज। दूसरी बात यहां पर यह आती है कि अभिव्यक्ति पर लगाम कसने की कोशिश ना हो जाए। एक ये तर्क भी दिया जाता है कि ये आधार भी इसके लिए दिया जाता है, लेकिन ये जो थिन लाइन है इसके बीच में कि अभिव्यक्ति की आजादी कब अराजकता में बदल जाती है, ये जो थिन लाइन है इसको अब डिफाइन करने का वक्त आ गया है। और ये डिफाइन कैसे होगी, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं वो बहुत व्यापक है, उसका संसार बहुत व्यापक है, वो सीमाओं से परे है।
बाहर बैठा कोई आदमी भारत के बारे में कुछ कह देगा और उसका प्रतिक्रिया अलग रूप में हो जाती है, तो ये कैसे डिफाइन होगा? सर, पहली चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि आदमी वही तक स्वतंत्र है जहां तक वो दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक न हो। आज के टाइम में लोग बोलते हैं कि हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली हुई है अंडर आर्टिकल 19A, हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वहीं पर 19(2) में गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि वो रिस्ट्रिक्शन ला सकती है जी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि बोलने वाले यहाँ भी हैं और साथ में गवर्नमेंट के साथ बैठे हुए हैं, तो वो जो रिस्ट्रिक्शन लेके आना है दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो अभी तक नहीं लेके आ पाए हैं। पहली चीज ये होती है। अब जो कंटेंट्स ए के पास से बी के पास जो जाता है, अगर कोई भी चीज कानून की निगाह में गलत है, चाहे वो ए के पास हो या बी के पास हो, वो गलत से सही नहीं हो जाएगी और उस गलती के लिए कोई भी हो उसको दोषी ठहराया जा सकता है। हमारे यहाँ कानून थोड़ा सा लचर है। क्या होता है, आईटी एक्ट की जितने भी सेक्शन आप देखेंगे सारे के सारे जमानती है। कुछ तो ऐसे सेक्शन है जिनमें एफआईआर भी नहीं हो सकता। इसको स्ट्रिक्ट बनाने की इमीडिएट जरूरत है। अब हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, आईटी एक्ट में एक रूल 3 है। रूल 3 क्या बोलता है कि कोई भी कंटेंट्स है उसको फिल्टर किया जाना चाहिए, लेकिन किसी को पता ही नहीं कि ऐसा रूल बनाओ जो फिल्टर करेंगे, फिल्टर करके देना चाहिए। लोगों को क्या होता है कि आज के टाइम में हमारा नाम हो जाए, चाहे हम बदनाम हो जाएंगे तो चलेगा, लेकिन नाम होना चाहिए। और इसकी वजह से ऐसे गलत गलत तरीके से पोस्ट कमेंट्स सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। चलिए, मैं अटल जी आपके पास आता हूं। मैं इस समय सीधे रुक करना चाहूंगा शर्लिन चोपड़ा जी का, जो कि खुद एक सेलिब्रिटी हैं और अक्सर उनको ऐसे हालात को फेस भी करना पड़ता होगा। आप भी इस दौर से गुजरती होंगी जब आपकी निजता में कोई खलल डालने की कोशिश करे या आपको लेकर तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर सुनने में आती हो या अलग जो अन्य सेलेब्स उनको लेकर आती हो। जिस समय ये पूरे घटनाक्रम आपके सामने आते हैं, ऐसी बातें सामने आती हैं, तो जहन में पहला सवाल आपके क्या आता है? क्या आप ये सोचती हैं कि कोई ऐसा 1 पॉइंट विंडो हो जहां पर आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, जहां पर इसकी सुनवाई हो, या फिर आपको लगता है कि इसको तो अवॉइड करना ही बेटर है, कोई इसका हल तो निकलेगा नहीं? गुड इवनिंग सर। सर, मैं ये मानती हूं कि फेक न्यूज की रिपोर्टिंग किसी क्राइम से कम नहीं है। जब फेक न्यूज को फैलाया जाता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है हम पर, ये हम जानते हैं। और मैं ये सोचती हूँ कि जो माइनर्स होते हैं वो कैसे फेस करते होंगे, कैसे डील करते होंगे, ये मेरी समझ के बाहर है। क्योंकि अडल्ट होने के बावजूद हम क्रिटिसिज्म को, फेक न्यूज को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि उस न्यूज की वजह से हमारी छवि खराब हो रही है या हमारा तिरस्कार किया जा रहा है बेवजह, और हम अपनी बात को सोशल मीडिया पर रखने की पूरी कोशिश करते हैं, अपने डिफेंस को। लेकिन जो माइनर होते हैं वो खुद को कैसे डिफेंड करें, वो अपनी बात को कहां रखें, कैसे रखें? तो मेरे ख्याल से शर्लिन, यहाँ पे कानून की बात भी हो रही है, यहाँ पे समझना चाहिए कि फेक न्यूज की रिपोर्टिंग की वजह से एक माइनर पर कितना बुरा प्रभाव पड़ सकता है, उनके सबकॉन्शियस माइंड पर। सर, आपको मैं बता दूं कि इसके वजह से सोशल आइसोलेशन वो महसूस करने लगते हैं, जिसके चलते डिप्रेशन का शिकार होते हैं और फिर गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। तो हमें एंड कॉन्सिक्वेंस के बारे में सोचना चाहिए। और अभिव्यक्ति की आजादी के आड़ में अगर हम बच्चों में मानसिक तनाव पैदा कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी शर्म की बात हो ही नहीं सकती। शर्लिन, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि यहाँ पे कानून की बात हो रही थी कि आप जाएं तो जाएं कहां। एक सवाल यहाँ पर ये उठता है, अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जिनमें बेल का भी प्रावधान है, जिनमें केस भी दर्ज नहीं होता है। क्या आपके सामने कभी कोई ऐसे हालात आपने फेस किए कि आपको लगा कि इसकी शिकायत करें लेकिन आपको कानूनी सपोर्ट नहीं मिला? सर, हाल ही में मेरा विवाद चल रहा था जी। एक उनका नाम राखी सावंत है। अब मैं क्यों छुपाऊं आपसे, मैं खुलकर बात करना चाहूंगी। तो उन्होंने मेरे बारे में अभद्र टिप्पणी करी थी, कहा था कि मैं रंगे हाथ पकड़ी गई थी वैश्य व्यवसाय में। तो सर, ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई।
तो मैंने पता लगाया कि उन्होंने ऐसी टिप्पणी क्यों करी, क्यों दी। उन्होंने कहा कि ये हादसा अलीबाग में हुआ था। तो मैंने अलीबाग पुलिस को संपर्क किया और मैंने पूछा कि सर, क्या इस बात में कोई सच्चाई है? क्या आपने मेरे खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करी? क्या आपने मुझे रंगे हाथ पकड़ा? मैं जानना चाहती हूं सर। तो वहां की पुलिस ने अंबोली पुलिस को बताया कि नहीं, उनके खिलाफ, मेरे खिलाफ उनके पास कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो सर, आप पता लगा सकते हैं कि एक बहुत ही गंदी और मैं कहूंगी कि गलत भावना से ये टिप्पणी दी गई थी। जी। अब क्योंकि मैं अडल्ट हूं, सोशल मीडिया पर आकर मैंने अपना डिफेंस रखा, मैंने अपनी सफाई दी। लेकिन अगर यही बात किसी माइनर के बारे में कही जाती तो वो माइनर, मैं आता हूं शैलेन आपके पास, मैं आता हूं आपके पास सीधा। संदीप जी का मैं यहां पे रुख करना चाहूंगा। संदीप जी, एक शैलेन ने जो बात कही कि ये केवल टिप्पणी तक नहीं है। जी, मैं शैलेन आता हूं आपके पास। संदीप, जो शैलेन ने बात कही यहां पर कि बच्चे के मानसिक तौर पर इसका काफी गहरा असर पड़ता है, किस तरीके से मनोवैज्ञानिक तौर पर बच्चा दबाव में आता है, इसके बारे में जरा बताएं। और अगर ऐसा कुछ बच्चे के साथ होता है, देन व्हाट, कैसे उसे काउंसिल किया जाए, कैसे उसे समझाया जाए, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। दूसरी बात कि ऐसी फेक न्यूज का केवल एक अर्थशास्त्र नहीं है, इसका एक मनोविज्ञान भी है, वो क्या है? जी देखिए, ये बहुत ही गंभीर मामला है और सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा, मैं बोलूंगा, इस मामले में प्रकोप हो रहा है। और वो क्या रहा है कि कोई भी जो चाहता है वो कुछ भी लिख देता है अनवेरिफाइड तरीके से, और उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। इसमें अगर हम बच्चों की बात करें तो अगर आप देखें तो कई बारी आपने न्यूज भी पढ़ी होगी कि सोशल मीडिया पे बुलिंग हुई या बच्चों की आपस में कोई बात हुई क्लास में, उन्होंने सोशल मीडिया पे एक दूसरे के बारे में कुछ कहा सुनी हुई तो वो लिख दिया, किसी ने वीडियो बना दिया, ऐसा कुछ कर दिया। तो ये बहुत ही डेंजरस मामला हो जाता है, क्योंकि आज की डेट में बच्चों के लिए वर्ल्ड जो है वो सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि वो हर वक्त मोबाइल के आगे रहते हैं या अपना जो उनकी सेल्फ एस्टीम है, जो मोबाइल में उनके बारे में कहा जा रहा है या देखा जा रहा है या बोला जा रहा है, उससे वो कनेक्ट करते हैं जी। तो इससे उनके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली कुछ केसेस में बच्चे ये बात मन की कर नहीं सके, जब उन्होंने ह्यूमिलेशन फेस की, उन्होंने अपने आप को सेल्फ हार्म करने की कोशिश की और कुछ केसेस में हुआ भी। तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, इसको हमको ये समझना चाहिए कि ये देखिए, सोशल मीडिया का जो प्रभाव है वो, अगर मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं, किसी ने आकर आपको गाली दी, आपने उसको रिएक्ट किया, एक व्यक्ति ने देखा, अब आप सोचिए वही चीज अगर वर्ल्ड में फैल जाती है तो उसका ब्रेन पर कितना ज्यादा मैग्नीफाइड तरीके से बुरा असर पड़ेगा जी। तो इसलिए इस चीज को बहुत बारीकी से हमें समझना है। बच्चा कोई भी हो, सेलिब्रिटी का हो या एक आम नागरिक का हो, सबके लिए सम्मान बहुत जरूरी है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे को किसी भी तरीके से ये देखना चाहिए कि इस चीज को बंद करना जरूरी है। आपने अनंत बोला कि कोई एक पॉइंट होना चाहिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इस तरीके से एक पॉइंट की ऑप्शन देनी चाहिए उन लोगों को। देखिए, ये तो अमिताभ बच्चन जी की पोती थी और उसकी बात हो रही है, तो ऑफ कोर्स उनके पास मीन्स है कि वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। आप उन लोगों का सोचिए जो कॉमन मैन है, जो कहीं जा नहीं सकते हैं, उससे वो बेचारे अपने आप को ज्यादा परेशान होकर फिर वो क्या करें, वो इधर उधर कहीं पे भी जा नहीं सकते हैं। तो बहुत जरूरी है इस चीज का हमको एक सीरियस सॉल्यूशन निकालना और आगे आने। मैं आता हूं संदीप जी आपके पास, मैं आता हूं। मैं अब समय पवन दुग्गल जी का यहां पे रुख करना चाहूंगा। पवन जी, लेकिन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये कही जाती है कि ऑपरेट कहीं से हो रहे हैं, कंटेंट कहीं का आ रहा है और देख कोई और रहा है, मतलब सीमाएं यहां पर मायने नहीं रखती हैं। जिस फिल्ट्रेशन की बात आती है, क्या वो फिल्ट्रेशन कानून के जरिए मुमकिन है? क्योंकि इतना बड़ा विशाल संसार, अगर भारत में ही बात करें तो कोई भी प्लेटफॉर्म उठा लीजिए, करोड़ों की संख्या में उसके यूजर्स हैं। एक यहां पर बात आती है फिजिबिलिटी की, क्या ये फिजिबल है? क्या हमारे सामने ऐसा कोई एग्जाम्पल है? पवन जी, आपका ऑडियो शायद म्यूट है, आपका ऑडियो शायद म्यूट है सर, प्लीज एक बार अनम्यूट कर दीजिए उसे। मुझे लगता है हम आज बहुत बड़े पैमाने पर बात कर रहे हैं जी, क्योंकि हम दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राष्ट्र बन चुके हैं। इसलिए आप कोई ऐसा कारगर
कोई आप तरीका इजाद कर पाए जो स्पेसिफिकली आपको होलिस्टिकली रिलीफ दे पाए, वो फिलहाल संभव नहीं आता, नहीं आता। लेकिन कुछ हैं। और महत्वपूर्ण बात कि आप कहीं ना कहीं आप लोगों में ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन ला सकते हैं कि साहब आपको बच्चों के संदर्भ में जो जानकारी डील हैंडल या प्रकाशित करनी है वो आपने ध्यान बूझ के करनी है। अगर आपने कुछ गड़बड़ी कर दी तो हो सकता है आपको लीगल एक्सपोजर का सामना करना पड़ सके। प्रॉब्लम यह है कि लॉ हमारे पास कमजोर है। अगर लॉ इफेक्टिव हो जाए जो बच्चों को सशक्त तौर पर आगे बढ़ा सके तो मुझे लगता है हम ज्यादा सफल हो पाएंगे इस दिशा में। अभी तो ये एक मुकदमा सामने आया है, मुझे हजारों बच्चे मालूम हैं जो जिनके इस तरह के सिलसिले सामने आते हैं, लेकिन क्योंकि वो अदालत तक नहीं पहुंच पाते उन्हें इफेक्टिव जो रेमेडी है वो नहीं मिल पाती। और दूसरी कहीं ना कहीं स्पेसिफिक चिल्ड्रन रिलेटेड गाइडलाइंस आपको सर्विस प्रोवाइडर्स इंटरमीडिएरीज के लिए विशेष तौर पर परिभाषित करनी पड़ेंगी, जो फिलहाल अभी भारत के आईटी एक्ट में, आईटी रूल्स में परिभाषित नहीं है। हमने केवल एक सेंटेंस में कह दिया कि साहब आप बच्चों को देख लीजिए कि उनको नुकसान ना हो। भाई बच्चों को विभिन्न प्रकार का नुकसान हो सकता है आपकी लापरवाही से, आपकी नेग्लिजेंस से, ओवरसाइट से। आपका क्या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और आपको किस प्रकार का लीगल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, फिलहाल कानून उस दिशा में जाता नहीं है। अगर हम वहां पर ठोस प्रावधान लेकर आ पाए और ज्यादा कैपेसिटी बिल्ड कर पाए तो मुझे लगता है हम एक सही दिशा में चल पाएंगे। पवन जी, एक सवाल यहां पर ये बात लीगल उसकी आती है, एक्शन की आती है, तो यहां पर एक सवाल ये भी उठता है कि जो कानून बने, जिस कानून के दायरे को सख्त करने की बात हो रही है, वो उस कानून का फोकस क्या हो? उस कानून का फोकस ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके जो सेटअप्स हैं, इसको केंद्रित रख के बनाया जाए, या फिर जो उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपना कंटेंट अपलोड कर रहे हैं उन पर ज्यादा फोकस हो कि उनकी भी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जा सके, वो भी कानून के दायरे में आ सके, वो स्कॉट फ्री ना हो जाए। देखिए, कानून अंधा है और कानून जब अंधा है तो उसके लिए सब एक बराबर है। लिहाजा सर्विस प्रोवाइडर्स को भी आपको गिरफ्त में रखना पड़ेगा, उन प्रकाशकों को, उन पब्लिशर्स को या इन्फ्लुएंसर्स को भी आपको अपने दायरे में रखना पड़ेगा जो बच्चों की आड़ में नए प्रकार से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं, अपने फॉलोअर्स को बढ़ाना चाहते हैं। तो केवल सर्विस प्रोवाइडर्स पर कानून लाने से ही काम नहीं चलेगा, आपको इंडिविजुअल पब्लिशर्स को भी अपनी गिरफ्त में लेना पड़ेगा। और अगर आप स्पष्ट तौर पर कह दें कि अगर आप ऐसी चीज कोई प्रकाशित करते हैं जिससे बच्चे की छवि को नुकसान पहुंचता है या उसकी मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ नेगेटिव इंपैक्ट पहुंचता है, तो मुझे लगता है सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज होने चाहिए, सजा का प्रावधान होना चाहिए, नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए, ताकि एक डर तो लोगों में फैल जाए कि साहब अगर मैंने ऐसा किया तो मैं जेल पहुंच सकता हूं। साथ ही साथ अनलिमिटेड डैमेजेस बाय वे ऑफ कॉम्पनसेशन का भी प्रावधान वहां पर जरूर होना चाहिए। मैं आपके पास लौटता हूं पवन जी, एक छोटा सा सवाल यहां पे मैं अटल जी से लेना चाहूंगा। अटल जी, जब हम बात करते हैं भ्रष्टाचार की बड़ी बात हुई इस देश के अंदर और उसके बारे में जिक्र आता है लोकपाल का, लेकिन आज जो हालात हैं, जिस तरीके से सोशल मीडिया का दायरा बढ़ रहा है, क्या आपको लगता है कि एक डिजिटल लोकपाल की भी आवश्यकता इस देश के अंदर है? डिजिटल लोकपाल का मतलब यह कि एक ऐसी निगरानी तंत्र जो इस किस्म के कंटेंट को देखे, खुद से फिल्ट्रेशन करे और सो मोटो एक्शन लेने की क्षमता उसके पास हो। सर, लोकपाल तो अभी बहुत दूर की बात है। सबसे पहले जैसे पवन जी ने कहा कि ऐसा कानून बनाया जाए जिससे इंसान के मन में डर होना चाहिए। आज कोई भी आदमी किसी भी प्लेटफॉर्म पे कुछ चीजें अगर पोस्ट करता है, उसको पता है कि ये चीज हार्म करने वाली है, पर उसके मन में रहता है ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कोई कंप्लेंट हो जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर किसी का गला काटता है तो उसके मन में डर रहता है कि उसके अगेंस्ट में 302 हो जाएगा और जेल चला जाएगा, सालों साल अंदर रहेगा। तो एक भय बनाना जरूरी है। कानून का काम ये होता है कि समाज में डर होना चाहिए कि ये गलत कार्य है, उस गलत कार्य को हम न करें। लोकपाल तो बहुत दूर की चीज है सर। सबसे पहले समाज को जागरूक करना है कि हमको ये कार्य जो हम करने जा रहे हैं वो गलत है कानून की निगाह में, अगर करेंगे तो उससे हमको सजा मिलेगी। ये चीज पहले होना जरूरी है। लोकपाल तो बहुत बात की बात है। चलिए सर, संदीप जी, एक बैटल है लीगल बैटल, जिसके लिए प्रयास चल रहे हैं, जिसके लिए कानून को मजबूत करने की बात हो रही है, संशोधन लगातार हो रहे हैं, उस दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन एक लड़ाई है, वो है मनोवैज्ञानिक लड़ाई, जो उस बच्चे को अपने परिवार के साथ मिलकर लड़नी है। अगर कोई बच्चा किसी ऐसी फेक न्यूज का शिकार है और उसके मन मस्तिष्क पर उसका गलत प्रभाव पड़ा है,
तो उसके सिम्टम्स को हम कैसे समझें, पेरेंट्स ये कैसे जानें कि ये बच्चा इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ है, इसको इस कुंठा से बाहर निकालना है, इसको इस आइसोलेशन से बाहर निकालना है, वो कैसे समझा जाए? अनिल, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा। देखिए, बहुत जरूरी है पेरेंट्स को ये समझना कि किसी भी तरीके का बच्चे के अंदर बिहेवियर चेंज होना, जो उसकी नॉर्मल नेचर है उससे हटकर होना, जैसे बिल्कुल विड्रॉ कर जाना, बातचीत ना करना, उसकी एकेडमिक्स में कमी होना, चिड़चिड़ापन हो जाना, बहुत ज्यादा गुस्सा करना, जो पेरेंट्स को लगे कि किसी भी तरीके से उसकी नॉर्मल नेचर से हटकर है, या छोटी छोटी बात पे रोना, या उसका किसी भी अपने फ्रेंड से इंटरेक्शन का दिल ना करना, तो बेस्ट तरीका होता है कि बच्चे के साथ बैठकर पहले माँ बाप खुलकर उसकी बातचीत करें। बच्चे का एक्सपोजर कितना डिजिटल वर्ल्ड में है वो बहुत जरूरी है समझना। तो जो छोटे बच्चे हैं स्पेशली उनके लिए मैं हर वक्त कहता हूं पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि बच्चा कौन सी साइट देख रहा है, क्या देख रहा है, और बच्चे के साथ एक बड़ी फ्रेंडली टर्म्स में उसको पता होना चाहिए कि पेरेंट्स का ये अधिकार है ये कि वो समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या क्या वो देख रहा है, समझ रहा है। अगर पेरेंट्स को लगता है कि बिहेवियर में ज्यादा दिक्कत हो रही है और उनको क्लैरिटी होती है कि क्या वजह है, तो उस वजह के लिए अगर मान लीजिए उसके स्कूल में कोई बात हुई है, मान लीजिए किसी ने कुछ लिख दिया है, तो बेस्ट होता है कि स्कूल अथॉरिटीज के साथ इन्वॉल्व उनको करके इसका निदान करें और बच्चे को समझाएं कि इन सब चीजों के लिए वो बच्चे के साथ है और बच्चे के साथ रहकर जो भी इश्यूज है उसको फाइट कर रहे हैं। जो कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है उसको, रूट कॉज को आइडेंटिफाई करके, चाहे उसमें अल्टीमेटली पुलिस की भी जरूरत क्यों ना पड़े वो भी लेनी चाहिए। बट अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया और बच्चे को ये लगा कि पेरेंट्स उसके साथ है, तो वो बहुत ज्यादा उसके लिए एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है और बच्चा कोई भी फिर उल्टा सीधा कदम ना उठाने की कोशिश करता है ना करता है। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि बच्चे को साथ बहुत संक्षेप में संदीप जी ये भी समझा दीजिए कि ऐसे माहौल में ऐसा कोई बच्चा अगर किसी उससे ग्रसित है तो विश्वास बहाली, उसके मन में विश्वास पैदा करना सबसे बड़ा चैलेंज यही है मां बाप के लिए, क्योंकि वो बच्चा सशंकित हो जाता है अपने आप को लेकर भी, अपने घर वालों को लेकर भी कि पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, सोसाइटी को लेकर भी पता नहीं सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। तो ये विश्वास बहाली कैसे होगी, इसको थोड़ा संक्षेप में समझा दीजिए। जी, इसके लिए जरूरी है कि बच्चे के साथ बैठकर 1-to-1 टॉक करके उसको समझाएं उसकी जो उसकी अंदर खूबियां हैं वो क्या है, और उसको ये समझाएं कि सोशल मीडिया में जो लिखा गया या क्या किया उसका लॉजिकल रीजन क्या था, क्यों हुआ, और उसका उसमें कोई रोल नहीं था। जितना बच्चे को ट्रस्ट दिया जाएगा उतना बच्चे के लिए आसान होगा, और साथ में बच्चे को जुडिशियस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बताया जाए और उसको यह भी समझाया जाए कि हर चीज को, हर बात को वो एक्सप्रेस ना करे, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनको वो जानता नहीं है। मैं आता हूं संदीप जी आपके पास। शर्लिन कुछ कहना चाह रही हैं। शर्लिन जी, आपका टेक क्या है इस पर? जी सर, कुछ देर पहले दुबे जी ने कहा था कि फेक न्यूज की रिपोर्टिंग को एक संगीन अपराध का दर्जा मिलना चाहिए। उनकी इस बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि सर आमतौर पर जो ऑफेंसेस बेलेबल होते हैं उन्हें सीरियसली नहीं लिया जाता है। जो अपराधी होता है उनका वकील खुद कहता है कि अरे ये तो बेलेबल है, मैं आपको छुड़ा दूंगा, आपको बेल दिला दूंगा। तो मेरे ख्याल से ये जो फेक न्यूज की रिपोर्टिंग है इससे नॉन बेलेबल ऑफेंस का दर्जा मिलना चाहिए और लोगों को ये समझना चाहिए कि ये एक संगीन अपराध है। अगर ऐसी अपराध उन लोगों ने करने की जुर्रत की तो उन्हें जेल हो सकती है। नॉन बेलेबल ऑफेंस का दर्जा मिलना चाहिए सर। चलिए शैली, हम बात कर रहे थे बच्चों की। अगर कोई बच्चा इससे प्रभावित है, क्योंकि आपके आसपास भी बहुत सारे सेलेब स्टार किड्स होंगे जिनके बारे में बातचीत होती है, या फिर आपकी नॉलेज में ऐसे मामले आते होंगे, तो आप अपनी तरफ से क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? कैसे उस बच्चे के अंदर वो विश्वास पैदा किया जाए, कैसे उस बच्चे को बिल्कुल एकदम उस ट्रॉमा से बाहर निकाला जाए? सर मेरे ख्याल से सबसे पहले ये बताना बहुत जरूरी होता है कि ये जो परिस्थिति है ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि इससे बाहर नहीं निकाला जा सकता है या नहीं निकल सकते हैं। इससे बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि सर आमतौर पर एडल्ट्स के तौर पर हम जब एडवर्सिटी या कोई इस तरह की परिस्थिति का सामना करते हैं तो हमें लगता है कि हे भगवान, हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, अब कुछ रहा नहीं। एक लांछन को लेकर हमें ऐसा लगता है। लेकिन अगर हम उस समय अपनी सोच में बदलाव लेकर आए और ये सोचे कि नहीं, ये टेम्परेरी है, दिस इज टेम्परेरी, हो सकता है कि कुछ दिन ये रहे, कुछ हफ्ते रहे, बट उसके आगे ये नहीं टिकने वाला। तो बच्चों को हमें ये सिखाना होगा कि इट्स टेम्परेरी एंड थिंग्स विल चेंज, और उन्हें ये समझाना होगा कि लाइफ इज मच मोर देन अ स्टूपिड इडियोटिक कमेंट। एक गंदी वाहियात टिप्पणी से बढ़कर हमारी जिंदगी है।
तो चलिए। ये मॉरल वैल्यू से मैं पवन जी का यहां पे रुक करना चाहूंगा। पवन जी, एक बात जो यहां पर शर्लिन ने उठाई कि नॉन बिलेबल ऑफेंस इसको कर देना चाहिए, लेकिन लीगली अगर इसको देखें, उसके कानून के धरातल पर इसको देखें, संवैधानिक धरातल पर इसको देखें, तो क्या इसमें क्या ये हो सकता है? और अगर नहीं हो सकता तो सबसे बड़ा चैलेंज इसके लिए क्या है, क्यों नहीं हो सकता है? ये सवाल मेरे लिए है सर? हाँ पवन जी, आपके लिए सवाल। देखिए, फिलहाल प्रॉब्लम यह है कि ना तो भारत के पास कोई डेडिकेटेड फेक न्यूज का कानून है जी, ना ही कोई ऑनलाइन बच्चों का संरक्षण करने के लिए कोई कानून है। संविधान देखें तो हम सब बच्चों के पास मौलिक अधिकार हैं, उनमें से निजता का अधिकार भी उनके पास शामिल है, लेकिन उसको इफेक्टिवली इन्फोर्स करने के लिए जो कारगर कदम उठाए जाने चाहिए, जो टूल्स अवेलेबल होने चाहिए, वो सरकार के पास, पुलिस अधिकारियों के पास मौजूद नहीं है। और कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि देखिए, बच्चे तो 13 साल के बाद ही बड़े हो गए, वो उनके शरीर बड़े हो गए, प्यूबर्टी जल्दी आ गई, तो उनको भी सेम लेवल पर आप डील करिए जैसे आप अडल्ट्स को डील करते हैं। मुझे लगता है उस मानसिकता से, उस धारणा से बाहर निकलना होगा। भारतीय कानून बहुत स्पष्ट है, जब तक कि आपकी उम्र 18 साल तक ना हो जाए आप बच्चे माने जाते हैं, और जब तक आप बच्चे माने जाते हैं तब तक दायित्व संविधान का बनता है, दायित्व सरकार का बनता है कि वो स्पेसिफिक ठोस कदम उठाए ताकि बच्चों का संरक्षण हो सके। फिलहाल भारत का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, वो बच्चों के संदर्भ में चुप्पी साधे हुए है, सिर्फ चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात करता है सेक्शन 67B में, लेकिन ये जो चीजें हैं फेक न्यूज से और अब गलत टिप्पणी से बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो सेक्शन 67B में कवर नहीं होते। शुरुआत अगर हमने करनी है तो कुछ कदम उठाना। मैं सीधे यहां पे रुकना चाहूंगा अटल जी का। अटल जी का आखिरी सवाल मेरा आपसे है, इसके बाद हमें कार्यक्रम का समापन करना होगा। वो सवाल ये है कि पिछले दिनों आपको ध्यान होगा, आपसे करीब 1.5-2 साल पहले की बात है, जब ट्विटर और सरकार के बीच लंबी खींचतान चली थी ग्रीवेंसेस ऑफिसर को लेकर, और तमाम उसके अंदर कहा था कि आप पॉइंट पर्सन नियुक्त कीजिए, उसके बाद बात होगी, और काफी इसमें खींचतान चली थी। ये पॉइंट पर्सन नियुक्त करने की जो बात है, ये क्या सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब पर ये लागू हो रही है? वहां पर क्या ऐसा मैकेनिज्म, ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है, या फिर ये केवल कागजों तक सीमित है? सर, देखा जाए मेरे नॉलेज में ये अभी तक कागजों पे सीमित है। रीजन क्या है, अगर ये इम्प्लीमेंट हुआ होता तो ऐसी समस्या नहीं आती। अगर यही जो हमारा इशू आज आप डिस्कस कर रहे हैं, ये इशू पे अगर कोई ऐसी अथॉरिटी होती जो जवाबदेह होती कि अगर ऐसा भी कंटेंट सोशल मीडिया पे आया, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, वो अथॉरिटी इमीडिएटली इन सब चीजों को ब्लॉक कर देती। पर दुर्भाग्य यही है, कोई ऐसा मैकेनिज्म अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं बनाया जो इन सब चीजों को ऑब्जर्व कर सके। अभी पीछे बहुत हो हल्ला हुआ था ओटीटी का, ओटीटी पे आप कोई भी कंटेंट्स डाल देते हो, बिना किसी प्रॉब्लम के वो कंटेंट्स आपके पास पहुंच जाता है। उन सब चीजों के लिए एक मैकेनिज्म आना बहुत जरूरी है। बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, उसके लिए तो इमीडिएटली गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए और कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए, अदरवाइज सिचुएशन खराब हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अटल जी हमसे बातचीत करने के लिए। पवन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और शैलेन आपका भी शुक्रिया, संदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इतने महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। तो जरूरत यहां पर एक होलिस्टिक व्यू लेने की है, जिसमें कानून को अपना काम करना होगा, सरकार को अपना, परिवार को अपना, और समाज को अपना, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स को भी अपना काम करना होगा जहां पर ये कंटेंट लोड किया जाता है। आज कार्यक्रम में इतना ही।